हाय एवरीवन। आज हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम जो हमारा हमने सेकंड लेक्चर में कंटिन्यू किया था फिजियोग्राफिक डिवीजन, उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम हिमालय और यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स कर चुके थे। आज हम इस लेक्चर में डेजर्ट्स देखने वाले हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में देखने वाले हैं, कोस्टल प्लेन्स देखने वाले हैं, आइलैंड्स के बारे में देखने वाले हैं। कहने का मतलब है आज हम अपना कंप्लीट फिजियोग्राफिक डिवीजन देख लेंगे, और फिजियोग्राफिक डिवीजन से जितने भी हमारे सवाल बनते हैं वो यहाँ पर हम सारे सवाल भी देख लेंगे। ठीक है। आप सभी को पता है जो हमारा अर्जुन बैच है वो डेडिकेटेड है एमटीएस एग्ज़ाम के लिए, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 साल के एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स को एनालिसिस करने के बाद पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो आपका लेक्चर है ये सिर्फ एमटीएस के लिए ही नहीं, अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कोई और एग्ज़ाम, सीजीएल, सीएचएसएल या कोई रेलवे एग्ज़ाम, उसके लिए भी सेम यूजफुल है। और ये मैं ट्राई करता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करो, क्योंकि मेरी भी हिंदी उतनी बेटर नहीं है, बट मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। तो थोड़ी सी आप कोशिश करो, थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा, दोनों मिलके हम इस चीज़ को अचीव करेंगे। बेसिकली समझने में फिर दोनों को दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पर जो हमने कल पढ़ा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपके फिजियोग्राफिक डिवीजन होते हैं वो 6 होते हैं। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, कभी अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि आपके फिजियोग्राफिक डिवीजन कितने होते हैं, तो यहाँ पर टोटल आपके फिजियोग्राफिक डिवीजन 6 होते हैं। ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके थे, ये कल का ही यहाँ पर स्लाइड लगी हुई है। तो यहाँ पर ये हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन है और आइलैंड है, जिसमें हम हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देख चुके थे। आज हम देखेंगे इसके बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन्स हम कल देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखो यहाँ पर जो आपके कोस्टल प्लेन होते हैं उनको 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। देखो ये आपका देखो कोस्टल का मतलब समझो। कोस्टल का मतलब होता है तटीय। तो बेसिकली देखो अगर आप यहाँ से मैप में देखोगे तो ये वाला, जैसे हम अगर पीछे जाते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, अगर आप यहाँ पर जाते हो तो देखो यहाँ से यहाँ वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ से आपका नीचे क्या है, अरेबियन सी है, ऊपर तो इधर पाकिस्तान वगैरह है, यहाँ से आपका क्या है, ये अरेबियन सी है। तो जितना हमारी बाउंड्री समुद्र से लगती है, इधर अरेबियन सी से लगती है और इधर हमारी बे ऑफ बंगाल से लगती है, तो उसे कोस्टल एरिया बोला जाता है। तो वही हमारा यहाँ पर ऊपर यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये वाला जो एरिया है इधर आपका क्या है, इधर की साइड आपका अरेबियन सी है और इधर की साइड आपका बे ऑफ बंगाल है। तो ये कोस्ट हो गई, ये तट हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर जो कोस्टल प्लेन है भारत के, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इधर वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम चेंज कर लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है। हिंदी वाले लिख लेंगे पश्चिमी तटीय मैदान बोले जाते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, ईस्ट की साइड है। और हिंदी वाले लिख लेंगे पूर्वीय तटीय मैदान, इसको यहाँ पर बोला जाता है। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो, बाहर साइड कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करना, हम इसको नॉइज कैंसिलेशन करने की कोशिश करेंगे वैसे। अब यहाँ पर ये कोस्टल प्लेन है कौन से, तो देखो अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट है, ये आपके इधर वेस्टर्न घाट है, इधर आपका ये ईस्टर्न घाट है। तो आपका जो ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट्स है ना, इसके जो बीच का ये वाला एरिया है, इसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। इस वाले एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इस वाले एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आपकी एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए कि देखो जो ये कोस्ट पे जो भी शहर होंगे, जो भी कोस्ट पे जो भी आपकी सिटी हैं, उनमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, देखो यहाँ ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती, विंटर में ज़्यादा कोल्ड नहीं पड़ता, और गर्मियों में मतलब जो आपकी गर्मियाँ होती हैं उसमें गर्मी बहुत नहीं पड़ती, लेकिन ह्यूमिडिटी होती है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर होता है, डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम होता है।
जैसे बहुत सारे, जैसे डेजर्ट में अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको, डेजर्ट में क्या होता है कि जो डे का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वहीं पर जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ पर डेजर्ट में डे और नाइट के टेम्परेचर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, वहीं पर यहाँ पर डे एंड नाइट के बीच में जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम होता है। ये ध्यान रखना है, ये पेपर में भी पूछा गया था एक बार, अभी इस बार मेंस में भी पूछा गया था, सीजीएल के मेंस में, उसमें 4 सिटी दे रखी थी और पूछा गया था कि किस में जो डे और नाइट का टेम्परेचर है वो मिनिमम होगा। तो वहाँ पर क्या था, सिटी ऐसी थी बिल्कुल ऑप्शन में कि वो आपको आराम से पता चल जाएंगी कि वो अंदर नहीं है, वो मतलब सॉरी बाहर नहीं है सरफेस पे, वो अंदर है, ऐसी सिटी दे रखी थी। और एक उसमें मुंबई दे रखी थी, तो सबको पता है मुंबई कोस्ट पर है, ठीक है, मुंबई आपका समुद्र के किनारे, तो मुंबई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर, मैं एक सेकंड इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर और चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं तो देखो थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस देखें कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वेस्टर्न, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, ये बीच में हम ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद इधर लिख लेते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो देखो अगर हम इनमें बेसिक डिफरेंस देखते हैं ना, तो जो ये आपके वेस्टर्न वाले प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है आपके, ये थोड़े कम चौड़े हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो अगर ये लेस वाइड हैं, अगर मैं वेस्टर्न से कंपेयर करता हूँ, ये लगभग होंगे ऐसे हैं 50 से लेके 65 किलोमीटर वाइड हैं, और ये आपके ज़्यादा हैं, ये मोर वाइड हैं, ये होंगे आपके लगभग 80 से लेके 100 किलोमीटर, ठीक है। ये पता होना चाहिए, कभी अगर आपके पेपर में स्टेटमेंट दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कम चौड़े हैं, इनकी चौड़ाई ऐसे जो है वो कम है, और इनकी चौड़ाई ऐसे ज़्यादा है, ये चीज़ पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, अब यहाँ पर पता है क्या है कि ये यहाँ पर इस वाले रीजन में ना आप पोर्ट बहुत सारे देखोगे, ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्टेड हो रहा है, कट हो रहा है, और ये हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो इधर पोर्ट बनाना आसान है। अगर देखो ज़्यादा नहीं समझना तो बस इतना ध्यान रखो, वैसे इतना सवाल पूछता नहीं है कि पोर्ट बनाना किधर आसान है, बस इधर वाली जो रीजन पे आप पोर्ट पढ़ोगे तो वो ज़्यादातर इस पे होंगे। अगर कभी आपसे सवाल पूछ ले कि पोर्ट किस पे ज़्यादा बने हुए हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे या वेस्टर्न कोस्ट पर, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर, तो इस वाले जो आपका आपका जो वेस्टर्न है, इधर आपके जो पोर्ट हैं वो सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। तो यहाँ लिख भी लो, चलो इधर पोर्ट बनाना आसान है, पोर्ट बनाना आसान है, और कंपेरेटिवली आपको यहाँ पर ज़्यादा पोर्ट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर पोर्ट आपको कम देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। और इधर की साइड देखो बहुत सारी रिवर हैं, बहुत सारी तो नहीं बोलेंगे, कुछ रिवर हैं जो आपकी इधर की साइड आती हैं, फ्लो होती हैं, मतलब उधर से आ रही हैं ईस्ट की तरफ से, और वेस्ट में आके कहाँ गिर रही हैं, तो आपको पता है इधर क्या है, अरेबियन सी है। तो इस अरेबियन सी में आके आपकी कुछ रिवर गिरती हैं। अभी वो हम जब रिवर करेंगे तब मैं आपको सारी रिवर भी पढ़ाऊँगा कि कैसे आपको याद करनी है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो इधर अरेबियन सी में जो आपकी रिवर गिरेंगी वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ध्यान रखना, वो डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुअरी बनाती हैं। ध्यान रखना, ये पेपर में पूछती हैं कि जो रिवर अरेबियन सी में गिरती हैं, लिख लो, जो रिवर्स अरेबियन सी में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, और ये क्या बनाती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। वहीं पर ज़्यादातर रिवर जो है आपकी ईस्ट की साइड फ्लो होती हैं, तो जो रिवर ईस्ट की साइड फ्लो होती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि वो रिवर क्या बनाती हैं, यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, जो कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, तो कहाँ गिरती हैं ये रिवर्स, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और देखो एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एलिवेशन है। अच्छा एक चीज़ और है, मतलब जब मैं आपको रिवर पढ़ाऊँगा वो तो तब हम देखेंगे ही। यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर इधर की साइड जो आप रिवर देखोगे कम फ्लो होती हैं अरेबियन सी में, इधर की साइड ज़्यादा रिवर फ्लो होती हैं। उसका रीज़न पता है क्या है, उसका रीज़न ये है कि इसका एलिवेशन किधर की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, मतलब इधर की साइड ऊंचा है, इधर की तरफ नीचा है। ये पेपर में सवाल बना है कि एलिवेशन किधर की तरफ है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ ऊंचा है और ईस्ट की तरफ नीचा है। ये चीज़ ध्यान रखना, और यही एक रीजन भी है कि इधर की साइड रिवर ज़्यादा फ्लो करती है, क्योंकि रिवर हाई टू लो सरफेस जाएगी ना, लो से ऊपर चढ़ने में दिक्कत आएगी, तो हाई टू लो जाना आसान है, इसलिए ईस्टर्न साइड रिवर भी ज़्यादा फ्लो करती है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर ये अलग अलग कोस्ट के नाम है, कोस्ट के नाम पूछ लेता है। तो देखो ये वाली जो कोस्ट है ना, एक मिनट,
जस्ट वेट अ सेकेंड। ये हमारी जो कोस्ट है, ये वाली कोस्ट जो है, इस कोस्ट को काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि ये किस रीजन में है, तो गुजरात वाले जो रीजन में है उसको क्या बोलते हैं, काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं। पेपर में सवाल बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये कोंकण कोस्ट है, पूछ लेता है कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है। तो ये आपका महाराष्ट्र में, इधर महाराष्ट्र है आपका, अगर आपको मैप पता है अच्छे से, और गोवा भी इधर ही है। तो महाराष्ट्र और गोवा में जो कोस्ट आपकी एक्सटेंड होती है वो कौन सी होती है, कोंकण होती है। ध्यान रखना, ये लिख लो। कोंकण कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक। और काठियावाड़ कोस्ट आपकी कौन सी बाउंड्री बनाती है, इस वाली जो गुजरात वाली बाउंड्री है उसको काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद ये कन्नड़ कोस्ट है, सवाल बनते हैं कन्नड़ कोस्ट से, ठीक है। तो ये कौन सी वाली स्टेट में आती, कौन सी वाली स्टेट आती है इसमें, तो इसमें आपकी कन्नड़ से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कर्नाटका, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर ये वाली जो कोस्ट देख रहे हो ना, ये मालावर कोस्ट है। तो देखो इधर तो तमिलनाडु आ जाएगा थोड़ा सा, इधर आपका केरल हो गया। तो मालावर कोस्ट में आपका एक तो केरल आता है और एक तमिलनाडु आता है, ध्यान रखना, पेपर में पूछता है अक्सर। उसके बाद यहाँ पर है आपकी ये कोरोमंडल कोस्ट। ये कौन सी कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट। तो इधर में कोरोमंडल कोस्ट में कौन सी आई है, तमिलनाडु है। कोरोमंडल कोस्ट में क्या है आपका, ये तमिलनाडु है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पर आंध्रा कोस्ट की, ठीक है। तो जो आपका आंध्रा कोस्ट है, जिसको आंध्रा कोस्ट तो बोलते ही बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार्स भी बोल देते हैं कभी कभी, नॉर्दर्न सरकार्स भी बोल देते हैं, ध्यान रखना, नॉर्दर्न सरकार्स भी बोल देते हैं। और इसमें कौन कौन सा रीजन आता है वो ध्यान रखना। एक तो आपका आंध्र प्रदेश, ये आंध्रा कोस्ट है, आंध्र प्रदेश याद रखना, ठीक है, आंध्र प्रदेश ध्यान रखना। और उसके ऊपर है ये हमारी उत्कल कोस्ट। तो ये उत्कल कोस्ट में कौन सा रीजन आता है, उड़ीसा आता है। तो ध्यान रखना, पेपर में आपके यहाँ से सवाल बनते हैं। कोंकण में कौन कौन सा स्टेट से तक एक्सटेंड है, काठियावाड़ में, कन्नड़ में, मालावर कोस्ट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना। और देखो एक और चीज़, देखो हमने लेक्स पढ़ चुके हैं। मैं आपको देखो कौन कौन से टॉपिक ज्योग्राफी में नहीं कराऊंगा वो ध्यान रखो। लेक्स में आपको स्टैटिक जीके में करा चुका हूँ, नेशनल पार्क मैं आपको स्टैटिक जीके में करा चुका हूँ, डैम्स में आपको स्टैटिक जीके में करा चुका हूँ, ठीक है, पासिस में आपको स्टैटिक जीके में करा चुका हूँ, पोर्ट में आपको स्टैटिक जीके में करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट है ये सब मैं स्टैटिक जीके में करा चुका हूँ, ठीक है। वहाँ पर मैंने लेक पढ़ाए थे, वहाँ पर मैंने लगून लेक पढ़ाया था। जैसे आपका चिलिका लेक क्या है, लगून लेक है, चिलिका लेक, चिलिका लेक क्या है आपका, लगून लेक है, लगून लेक। अच्छा, लगून लेक कौन सा बोलते हैं, तो जो लेक कोस्ट पे होते हैं ना, कोस्ट पे होते हैं, तट पे होते हैं, उनको लगून लेक बोलते हैं। जैसे ऐसे है कि ये आपका लेक है, ये आपकी तट है, इधर आपका पानी आ रहा है समुद्र में से, तो ये समुद्र में से जो पानी आता है वहाँ उस लेक को आप क्या बोलते हैं, लगून लेक बोला जाता है, ध्यान रखना। जो लेक कोस्ट पे होते हैं उनको लगून लेक बोलते हैं। चिलिका लेक कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक आपका ब्रैकिस वाटर लेक है ये चिलिका लेक जो है। आपका पुलिकेट लेक भी लगून लेक है, ध्यान रखना, पुलिकेट लेक भी आपका क्या है, लगून लेक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अच्छा चलो, अब बैम बानत, बैम बानत के बारे में खासियत बताओ क्या है। बैम बानत, जो बैम बानत लेक है ना, बैम बानत लेक भी आपका कहाँ पर है, केरल में है, और ये भी एक लगून लेक है। चलो लगून लेक है वो तो हमें समझ में आया भैया, लेकिन इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है, जब मैंने लेक पढ़ाया था, ये लॉन्गेस्ट लेक है। कैसा लेक है, लॉन्गेस्ट लेक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब देखो यहाँ पर आगे देख लेते हैं। और देखो यहाँ पर इसको एक बार मैं रफ करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको पोर्ट्स पढ़ाए थे, तो वो सारे पोर्ट्स ज़्यादातर इधर ही पोर्ट्स हैं, ठीक है। हमने टोटल, मैंने जो स्टैटिक जीके में ट्रांसपोर्ट वाला लेक्चर किया उसमें आपको पोर्ट्स पढ़ा चुके हैं, तो दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखो पोर्ट्स वहाँ पे मैंने बताया था, टोटल मेजर पोर्ट मैंने आपको 13 पढ़ाए थे। तो कभी पेपर में पूछ ले कि मेजर पोर्ट कितने हैं, 13 है। इसको बेसिकली मेजर पोर्ट वो होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही होती है। और अगर कभी आपसे पेपर में पूछ ले कि आपके माइनर पोर्ट कितने हैं, आपको माइनर पोर्ट के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली मेजर के बारे में पढ़ने की जरूरत है, जो कि हम स्टैटिक जीके में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, और लगभग 200 के समथिंग है आपके माइनर पोर्ट, कभी अगर पेपर में आपसे सवाल बन जाए तो, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। कोस्टल प्लेन हमने पढ़ लिए, थोड़ा सा अब हम देखते हैं डेजर्ट के बारे में। ये देख रहे हो ना, ये है अपना थार डेजर्ट। इसका मैक्सिमम जो हिस्सा है वो देख रहे हो आप, ये इधर इंडिया की बाउंड्री है ना, तो मैक्सिमम आप देखोगे कि ये इंडिया में है लगभग। मान सकते हो क्या एग्जैक्ट डेटा है,
ठीक है। 80% आपका इंडिया में है और इसका 20% पार्ट कहाँ पर है, थार डेजर्ट का पाकिस्तान में है। ठीक है। और डेजर्ट, देखो डेजर्ट क्यों है, आपको पता है बारिश कम होती है, बाष्पीकरण ज़्यादा होता है। ठीक है। जो बारिश कम होगी और जो वेपराइजेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये रीजन है। और यहाँ पर 21 वाले रीजन में वो आपने देख ही लिया। और ज़्यादातर अगर ये हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में जो मैक्सिमम पार्ट है वो इसका राजस्थान में है। मैक्सिमम पार्ट कहाँ है इसका, राजस्थान में है। और ये एक्सटेंड होता है वैसे गुजरात में भी देखने को मिलता है आपको, और ये पंजाब में भी थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पर मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पार्ट इसका कहाँ पर है, राजस्थान में है। अच्छा, कभी कभी देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर ये इस तरह से, मैं पेन चेंज करता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो देखोगे ना, ये अरावली है। ठीक है। तो कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लेता है कि जो थार डेजर्ट है वो अरावली के किस अगर वो लोकेशन दे के पूछ ले कि नॉर्थ साइड है, वेस्ट साइड है, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है अरावली के। तो लिख लो, पेपर में पूछ लेता है। अभी ये अरावली फरावली सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तरी पश्चिम, उत्तर पश्चिमी साइड है। ठीक है। एक सेकंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और अगर एक और चीज़, बहुत सारे डेजर्ट हैं वर्ल्ड में अगर बात की जाए, लेकिन अपने भारत का जो डेजर्ट है वो डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है अपना थार डेजर्ट। कभी अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला, ये भी लिख दूं क्या हिंदी में भी, हिंदी वाले बहुत नाराज़ रहते हैं। जस्ट एक सेकंड, एक कॉल पिक कर लेता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है ये, घनी आबादी वाला रेगिस्तान है। ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो कभी कभी एक आध सवाल इससे भी बना है, मैं आपको बताता हूँ कि रेगिस्तान में कहाँ क्या है कि कुछ ग्रीन पार्ट मिलता है आपको, तो उसको ओएसिस बोला जाता है। ओएसिस एक बार हिंदी में देख लेना इसे क्या बोलते हैं। तो जो ग्रीन पार्ट होता है ना डेजर्ट में, आपसे पूछा गया था कि ये ओएसिस क्या होता है, ग्रीन पार्ट इन डेजर्ट। अभी जब मैं ये पीपीटी बना रहा था तब मैंने ओएसिस का मतलब देखा था गूगल पे, बट मैं भूल गया अभी कुछ शार्दुल, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो देख लेना है ना। मैं सोच रहा था कि बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। और यहाँ पर डेजर्ट में जैसे मैंने बताया मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा बिट डे एंड नाइट में। मतलब आपको देखोगे कि यहाँ पर डेजर्ट में दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और रात में उतनी ही ठंड पड़ती है। तो अगर कभी आपसे सवाल बने कि दिन और रात में जो टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है वो डेजर्ट्स में होता है और जो सबसे कम होता है वो कोस्टल प्लेन्स में होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो देखो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर आइलैंड्स के बारे में। अब बेसिकली आइलैंड क्या होते हैं, तो देखो आइलैंड कुछ नहीं है, यहाँ पर जस्ट एक छोटी सी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि चारों तरफ से पानी से घिरे हैं। मतलब जैसे ये आइलैंड है, ये आइलैंड है और यहाँ पर पूरी चारों तरफ पानी 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 है, तो वो आपका क्या हो गया यहाँ पर, आइलैंड हो गया, द्वीप हो गया, जैसे क्या बोलते हैं द्वीप हो गए। ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जो चारों तरफ से घिरे होते हैं वो तो आइलैंड होते हैं, जो तीन तरफ से घिरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आइलैंड। तो देखो आइलैंड को दो पार्ट में यहाँ पर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जस्ट एक सेकेंड, अगर हमारे मैप में हो तो मैं दिखाता हूँ। देखो कुछ आपके आइलैंड इसमें है अरेबियन सी में, यहाँ पर हमने मैप पर रिप्रेजेंट नहीं कर रखे इधर की। जस्ट वेट अ सेकेंड, अगर पहला, ओके ठीक है। आइलैंड देखो आपको पता तो होगा ही, है ना। आइलैंड सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, आइलैंड उनको बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। लिख लो अगर लिखना चाहो तो, आइलैंड क्या होते हैं,
सराउंडेड बाई वाटर, वाटर बाई ऑल साइड, सभी तरफ से पानी से घिरे होते हैं, उनको द्वीप बोलते हैं, हिंदी वाले लिख सकते हो। अब इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बेसिकली, एक अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल में जो हमारे आइलैंड है उनको। तो देखो जो अरेबियन सी में हमारे जो आइलैंड्स हैं, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं अरेबियन सी में, जो हमारे आइलैंड्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा चलो, लक्षद्वीप की कैपिटल बताओ मुझे, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है काबराती। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या है, जो आपके लक्षद्वीप में यहाँ पर आइलैंड है ना, जैसे ये हैं, ये आइलैंड हैं, ये आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद एक आइलैंड यहाँ पर है, और इस आइलैंड को बोलते हैं मिनी कॉय, मिनी कॉय। और ये जो आइलैंड है आपका, ये लक्षद्वीप का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ये आपका पूरा मानो लक्षद्वीप ही है, लक्षद्वीप ही है। तो ये जो लक्षद्वीप के अदर आपके आइलैंड है, और ये वाला जो आइलैंड है, इसको जो यहाँ पर इन दोनों को जो अलग करता है वो 9 डिग्री चैनल करता है। अक्सर ये सवाल आता है कि लक्षद्वीप के जो आइलैंड है उनको जो अलग करता है, मतलब आइलैंड को जो अलग करता है वो कौन सा डिग्री चैनल करता है? तो 9 डिग्री चैनल करता है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि मालदीव्स देखने को मिलेगा आपको, मालदीव्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दो तरह से सवाल बन सकते हैं। देखो, मिनी कॉय इज अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप, तो आपसे पूछ सकता है कि लक्षद्वीप और मालदीव्स को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो यहाँ पर जो अच्छा, टोटल लक्षद्वीप में कभी आइलैंड पूछ ले तो 36 आइलैंड है ना, 35 ऊपर है, एक नीचे है, ये वाला 36 आइलैंड है। और यहाँ पर जो लक्षद्वीप को और मालदीव को आपस में अलग करता है वो कितने डिग्री चैनल करता है? तो ध्यान रखना, 8 डिग्री चैनल करता है। कितने डिग्री चैनल करता है? 8 डिग्री चैनल करता है। और लक्षद्वीप के अदर आइलैंड से मिनी कॉय को जो अलग करता है वो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ये भी पूछ सकता है कि लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं उनको कितने डिग्री चैनल आपस में अलग करता है? तो 9 डिग्री करता है। या पूछ सकता है कि मिनी कॉय को अदर आइलैंड से कितने डिग्री चैनल करता है? तो 9 डिग्री कर सकता है। और यहाँ पर दो तरह से सवाल बन सकता है। एक तो ये बन सकता है कि लक्षद्वीप को मालदीव से कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री। या ये भी पूछ सकता है कि मिनी कॉय को मालदीव से कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल यहाँ पर अलग करता है। जैसे मैंने बताया, सबसे टोटल आइलैंड कितने हैं? 36 हैं। लेकिन अगर आपसे कब से सबसे बड़ा आइलैंड पूछ ले, और तो आप देखो दो आइलैंड के नाम याद रखो, मिनी कॉय क्योंकि ये सबसे एंड में है, ठीक है, सदर्न मोस्ट साइड है। अगर लार्जेस्ट आइलैंड पूछ ले, एक लार्जेस्ट आइलैंड का नाम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एंड्रॉट। क्या बोलते हैं? एंड्रॉयड। एक आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए। कभी कभी आपसे ये पूछ ले कि ये आइलैंड किससे बने हैं, ज़्यादा आपको कोरल्स क्या होते हैं उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो ये किससे बने होते हैं? कोरल से बने होते हैं, कोरल से बने होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में बस इतना पता होना चाहिए आपको। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बे ऑफ बंगाल में जो हमारे आइलैंड है उनके बारे में। तो देखो, बे ऑफ बंगाल में जो टोटल आइलैंड है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड बोल सकते हैं जिनको, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। ये टोटल है हमारे लगभग 512। कितने हैं? 512। और इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर कभी अगर आपसे लार्जेस्ट आइलैंड पूछ ले, लार्जेस्ट आइलैंड, तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा हो जाएगा आपका? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आपका क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट आइलैंड हो जाएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, आइलैंड 512 है, लेकिन आपको सारे आइलैंड यहाँ पर पता होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं कुछ बताता हूँ। जैसे एक आइलैंड आपका ये है, जो मेन 5-6 आइलैंड है, ठीक है। एक ये है, एक ये है आपका, एक यहाँ पर छोटा सा है, एक ये है यहाँ पर, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4, ठीक है। ओके, दो और देख लो, दो यहाँ पर नीचे हैं। तो देखो ये 5 आइलैंड है। इसको सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ठीक है। और फिर इसको बोला जाता है मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है। और
इसको बोला जाता है आपका, मिडिल के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, लोअर अंडमान आ जाएगा, लोअर अंडमान आ जाएगा। और लास्ट वाले को बोलता है इसको लिटिल अंडमान। जैसे मैंने बताया कि आपके अलग अलग आइलैंड हैं, 512 हैं, लेकिन ये 5-6 ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये नीचे है आपका, इसको बोलते हैं वो अंडमान है, ये निकोबार है आपका, ये है कार निकोबार, ये है आपका ग्रेट निकोबार। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि अंडमान को निकोबार से कितने डिग्री चैनल अलग करता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अंडमान से निकोबार को यहाँ पर 10 डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान से निकोबार को। दो तरह से सवाल बन सकता है, ऊपर वाला पार्ट अंडमान है, नीचे वाला पार्ट निकोबार है। तो दो तरह से सवाल कैसे बनेगा कि अंडमान से निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग कर रहा है। तो आपका सवाल हो जाए, आंसर हो जाएगा कि भैया 10 डिग्री। या देखो यहाँ पर लिटिल अंडमान है और यहाँ पर कार निकोबार है। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार कितने डिग्री चैनल यहाँ पर अलग कर रहा है। तो यहाँ पर आपका 10 डिग्री चैनल यहाँ पर, वहाँ उसका भी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। और देखो अगर हम अपने इंडिया में बात करते हैं ना, कितने वॉल्केनोज हैं, तो हमारे इंडिया में टोटल, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, टोटल अगर हम वॉल्केनोज की बात करते हैं तो 2 यहाँ पर आपके वॉल्केनो हैं। एक है आपका नारकोंडम जो कि नॉर्थ अंडमान से थोड़ा सा नीचे है, नारकोंडम आइलैंड, और दोनों ही अंडमान निकोबार पर हैं, नारकोंडम वॉल्केनो। और एक है आपका बैरिन वॉल्केनो, ठीक है, बैरिन आइलैंड पर है ये, यहाँ पर बैरिन, ठीक है। तो ये आपके 2 एक्टिव, मतलब ये तो आपका डोरमेंट है, मतलब अब ये बुझ गया, इसमें अंदर कोई इसकी एनर्जी नहीं रही, ठीक है। लेकिन ये बैरिन अभी भी एक्टिव वॉल्केनो है। भारत के अंदर 2 वॉल्केनो है और वो यहीं अंडमान निकोबार पे स्थित है। मैंने आपको पोजीशन भी बता दी, ये मिडिल और नॉर्थ के बीच में है और ये मिडिल और लोअर के बीच में है, इसीलिए मैंने ये आइलैंड आपको पढ़ाए थे, एक तरह से आपको यहाँ पर वो पता चल सके, कि पोजीशन पता चल सके। और देखो आपसे आइलैंड की कभी कभी हाईएस्ट पीक पूछी जाती है कि अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो हाईएस्ट पीक जो कि यहाँ पर नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है, यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पर सैडल पीक। कभी अगर आपसे सवाल पूछ ले वो कौन सी है आपकी, ये आपकी सैडल पीक जो है हाईएस्ट पीक है। कैसी पीक है आपकी, हाईएस्ट पीक है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये 10 डिग्री चैनल यहाँ पर अलग करता है, वो आपको पता चल गया, ठीक है। ये आप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इनको अंडमान बोला जाता है, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इनको निकोबार बोला जाता है, ये चीज़ आपको पता ही है। और यहाँ पर हम क्या चीज़ें देख सकते हैं, और देखो ये जो आपका लोअर अंडमान है ना, इसको साउथ अंडमान भी बोलते हैं। जैसे ये नॉर्थ है तो इसको साउथ अंडमान भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। एक बार सवाल बना था कि ये जो साउथ अंडमान है, इसको जो लिटिल अंडमान से जो अलग करता है, वो कौन सा पैसेज अलग करता है, तो वो पैसेज है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज लिख लो, नोट्स में लिख लो अपने, डंकन पैसेज लोअर अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी कैपिटल तो कावरत्ती थी। इसकी अंडमान निकोबार पे जो आइलैंड है इनकी कैपिटल कौन सी है, तो इनकी कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर, जो कि ये जो आपका साउथ अंडमान है इसी पर है। इसकी कैपिटल कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है। इसकी कैपिटल कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आइलैंड्स के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। हमने लक्षद्वीप के बारे में भी पढ़ लिया, हमने बे ऑफ बंगाल में जो हमारा अंडमान निकोबार है उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ लिया। आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया। अच्छा चलो ये देख लो, देखो कुछ आइलैंड के नाम बदले गए हैं। जैसे कि रोज आइलैंड था जिसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया है, ये पता होना चाहिए। नील आइलैंड था जिसका नाम शहीद द्वीप रख दिया गया है। एक था हैवलॉक आइलैंड जिसका नाम बदल के स्वराज द्वीप रख दिया गया है। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अब हम अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, जहाँ से आपके भर भर के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं आप लोगों से। वो है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो जो आपका प्रायद्वीपीय पठार होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है। पहले समझते हैं कि पेनिनसुलर क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है। तो देखो यहाँ पर जो पेनिनसुलर का मतलब होता है अ लैंड मास विच इज कवर्ड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड। जैसे देखो अगर कोई बॉडी है उसके चारों तरफ पानी है तो वो तो आइलैंड हो गया। लेकिन अगर कोई बॉडी है जिसके 3 तरफ पानी है,
जैसे हमारा जो नीचे इंडिया का ये कोस्टल वाला प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, इसकी तरफ इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर अरेबियन सी, इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, तो तीनों तरफ पानी है। सिर्फ ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या है, आपकी लैंड है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पेनिनसुलर बोलते हैं। और प्लेट्यू का मतलब होता है कि आपका प्लेट्यू क्या है, फ्लैट होता है, फ्लैट होगा, फिर ऐसे एलिवेटेड होगा, मतलब टेबल फॉर्म में होता है ऐसे, ठीक है, एलिवेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, फ्लैट टेबल एलिवेटेड फॉर्म में होता है, तो वो आपका प्लेट्यू होता है। तो अगर हम ओवरऑल पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं तो अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, ध्यान रखना जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक से बना होता है। कि कई बार यहाँ पर आपके पेपर भी बने हैं, पेपर में सवाल भी बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पेनिनसुलर प्लेट्यू को। तो देखो, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो डिवीजन है ना, वो दो भागों में किया गया है। ये ऊपर वाला पार्ट जो आप देखोगे, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, ये भी आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू के ही पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इसको बोलते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और यहाँ पर तो कभी अगर आपसे सवाल पूछे कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का डिवीजन हुआ है वो कितने पार्ट में हुआ है, तो वो दो पार्ट में हुआ है, एक सेंट्रल हाईलैंड और एक आपका डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कभी अगर वहाँ पे ये पूछी जाए कि सॉइल कौन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल, आपको ब्लैक सॉइल पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखना, कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी, ब्लैक सॉइल। और देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इस मैप में, ओके, यहाँ पर ये जो सेंट्रल हाईलैंड है और ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये वाला जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, इसको जो अलग कर रहा है वो यहाँ पर एक रिवर है, जिस रिवर का नाम है नर्मदा रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये एक आपकी रिवर है नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर क्या करती है, इसके नॉर्थ में तो सेंट्रल हाईलैंड है और साउथ में यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है। यहाँ पर कई बार सवाल बना है कि नर्मदा रिवर के साउथ में क्या है और नर्मदा रिवर के नॉर्थ में कौन सा प्लेट्यू है, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये सारे प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सब नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। वहीं पर अगर नर्मदा रिवर के साउथ में देखा जाए तो मेजर पार्ट इसका एक यही है, डेक्कन प्लेट्यू, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका साउथ वाला है उसका मेन पार्ट क्या है, यहाँ पर मेजर पार्ट क्या है, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो सेंट्रल हाईलैंड का जो मेजर पार्ट है ना, वो कौन सा प्लेट्यू है यहाँ पर, वो आपका मालवा प्लेट्यू है। ये जो प्लेट्यू देख रहे हो ये इसका एक मेजर पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का, ठीक है। तो अभी हम, और कभी आपसे ये पूछा जाए कि मालवा प्लेट्यू किस रिवर के नॉर्थ में है, तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, ये ध्यान रखना, अभी मैं आपको बता के भी आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप सेंट्रल हाईलैंड देखेंगे तो देखो नॉर्थ में आपको ये देखने को मिलेगा मालवा प्लेट्यू, ठीक है, यहाँ पर। और इसमें जो साउथ वाला रीजन है, यहाँ पर देखो ये जो विंध्या रेंज विंध्या देखने को मिलेगा, है ना, नहीं, ये वाला सतपुरा वाला देखने को मिलेगा आपको। और नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर अरावली देखने को मिलेगी, ये वाला जो रीजन है ये अरावली देखने को मिलेगी, ठीक है। और कभी आपसे ये पूछा जाए कि जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका ईस्टर्न मोस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तो वो देखो सबसे ईस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में, तो ये है ना, ये जैसे ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है, तो इसके ईस्ट में, सबसे ईस्ट में कौन सा आ रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू आ रहा है। तो ध्यान रखना ईस्टर्न मोस्ट कौन सा हो गया आपका, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम एक एक प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मालवा प्लेट्यू के बारे में। तो देखो मालवा प्लेट्यू किस किस रीजन में है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये जो मालवा प्लेट्यू है जो कि मेजर पार्ट है हमारा किसका, सेंट्रल हाईलैंड का। तो यहाँ पर देखो ये किस किस रीजन में देखने को मिलेगा, गुजरात, आपको एमपी और आपको राजस्थान वाले रीजन में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखो। और ये किससे बना है, लावा से बना है, लावा से बना है, लावा से बना है। तो सॉइल कौन सी होगी यहाँ पर ज़्यादा इस वाले रीजन में, तो ब्लैक सॉइल होगी। अच्छा, ब्लैक सॉइल किसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, तो कॉटन की खेती के लिए होती है। जब मैं आपको सॉइल पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। ब्लैक सॉइल को हम रेगुड सॉइल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ पता हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने प्लेट्यू के बारे में, अरावली के बारे में,
तो देखो यहाँ पर ये वाला जो है, ये रेंज देख रहे हो, ये है आपका अरावली। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये सब मैंने जब आपको माउंटेन पढ़ा रहा था तो बता रहा था कि ये क्या है, अरावली हमारी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, क्या है आपकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ध्यान रखना। रीजन वैसे इतना ध्यान मत भी रखोगे, नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन देख लो एक बार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली वाले रीजन में ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी हाईएस्ट पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंची चोटी इसकी, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है इसकी गुरु शिखर, गुरु शिखर, ध्यान रखना। वैसे पेपर में इसकी हाइट पूछेगा नहीं, लेकिन कभी पूछ ले, एक आध बार पूछिए। 1722 मीटर है, ठीक है। ये आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, यहाँ पर अरावली के बारे में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, अगर हम उसके बारे में देखते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में देखें, तो सबसे पहले तो इसे रूहर स्टेट बोला जाता है। अब देखो रूहर स्टेट क्यों बोला जाता है, एक आपकी जर्मनी की स्टेट है रूहुर करके, इस नाम से जर्मनी में एक स्टेट है, एक राज्य है, जहाँ पर मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। और आपका छोटा नागपुर में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे रूअर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको किस स्टेट में देखने को मिलेगा, तो झारखंड हो गया आपका, आपका उड़ीसा हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, और इधर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। अगर इसकी हाईएस्ट पीक पूछ ले कभी, क्योंकि हाईएस्ट पीक सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, अगर यहाँ पर हाईएस्ट पीक पूछे आपसे, तो इसकी हाईएस्ट पीक है पार्श्वनाथ हिल्स, पार्श्वनाथ हिल्स इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पर है, झारखंड में है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कभी वैसे हाइट इसकी नहीं पूछेगा, लेकिन 1365 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और इसी प्लेट्यू से एक रिवर फ्लो होती है, एक रिवर निकलती है जिसका नाम है दामोदर रिवर, ध्यान रखना, दामोदर रिवर, ठीक है। रिवर को हम अभी डेप्थ में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम अपना प्लेट्यू के बारे में, सतपुरा के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा सतपुरा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये सभी अभी हम वो प्लेट्यू पढ़ रहे हैं जो आपके सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सतपुरा की बात करें, तो सतपुरा के बारे में सबसे ध्यान रखना, ये ब्लॉक माउंटेन है। पेपर में पूछ सकता है आपसे कि कौन सा माउंटेन है, तो ये ब्लॉक माउंटेन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसकी हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए, हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए, जो कौन सी है, धूपगढ़ है, धूपगढ़, धूपगढ़। इसकी हाइट है 1350 मीटर, ठीक है। नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ठीक है। और एक आपका अमरकंटक प्लेट्यू है, अमरकंटक, वो भी इसी का पार्ट है, सतपुरा रेंज का ही, अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू भी इसी का पार्ट है। और इसमें अमरकंटक प्लेट्यू में एक हिल है, ध्यान रखना, वहाँ से सवाल बनता है, मैकाल हिल। और जो आपकी ये मैकाल हिल है ना मेरे भाई, ये जो मैकाल हिल है ये फेमस है बॉक्साइट के लिए। कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले, किसके लिए फेमस है, यहाँ पर बॉक्साइट के लिए यहाँ पर फेमस है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका विंध्या, ठीक है, ये विंध्या। तो ये विंध्या रेंज जो है आपकी, एक तो गुजरात में, एक आपकी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, और यूपी में भी ये देखने को मिलता है यहाँ पर इसका एक्सटेंशन, ठीक है। और इसकी बस हाईएस्ट पीक याद रखना, हाईएस्ट पीक, तो वो है सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पीक ऑफ गुडविल, पीक ऑफ गुडविल। तो ये आपकी सारी पीक हो गई। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक दो बार सवाल बनता है यहाँ पर, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे नॉर्थ में आपकी कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी है, क्योंकि वहाँ पर आपको पेपर में क्रम में लगाने को यहाँ पर दे देता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉर्थ की, तो सबसे नॉर्थ में आपका मालवा प्लेट्यू है, यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। नॉर्थ में आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको मालवा प्लेट्यू देखने को मिलेगा, मालवा प्लेट्यू,
ठीक है। उसके बाद है आपका ये विंध्या रेंज। देखो इससे पहले आपका अरावली है, ये वाला अरावली देख रहे हो ना, अरावली, फिर मालवा प्लेट्यू, फिर आपका क्या आ जाएगा, विंध्या, विंध्या रेंज देखने को मिलेगी आपको। विंध्या रेंज के बाद आपको सतपुरा देखने को मिलेगा, सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज। और इसकी नॉर्थ साउथ में डेक्कन तो है ही है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू देख लिया। अब हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, डेक्कन प्लेट्यू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंध्या देख लिया हमने। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में देखते हैं। तो जैसे देखो हमने बात की थी कि हमने जो अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू डिवीजन किया वो दो पार्ट में किया, एक सेंट्रल हाईलैंड में और एक हमारा डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, तो जैसे देखो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपकी नर्मदा रिवर है। तो ये नर्मदा रिवर के बारे में एक सेकेंड, नर्मदा रिवर के साउथ में, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नर्मदा रिवर के साउथ में है। ध्यान रखना ये डेक्कन प्लेट्यू जो है ना, ये ट्रेंगुलर शेप में है। कैसे शेप में, डेक्कन प्लेट्यू ट्रेंगुलर शेप में है, ध्यान रखना। एक तो नर्मदा रिवर के साउथ में है और ट्रेंगुलर शेप में है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। कैसी शेप में है, ट्रेंगुलर, त्रिभुज के आकार में पता होना चाहिए। और जो डेक्कन प्लेट्यू है ये टिल्टेड है ईस्ट की तरफ, मतलब इधर की तरफ ऊंचा है और इधर की तरफ नीचा है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, वेस्ट की तरफ हाई है, इसी बजाय कि यहाँ पर रिवर इधर की तरफ ज़्यादा फ्लो होती है, ना कि इधर की तरफ। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद बस डेक्कन प्लेट्यू के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। आगे थोड़ा सा हम वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तो पढ़ा था, लेकिन अभी हमने वेस्टर्न घाट्स के बारे में नहीं पढ़ा। तो हम थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ लेते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखो, जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये क्या है, आपके वेस्टर्न घाट हैं। और ये जो देख रहे हो आप, ये आपके ईस्टर्न घाट हैं। और यहाँ पर जो ये बीच का गैप देख रहे हो, ये आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन थे, ये आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थे। तो अभी हमें इन घाट्स के बारे में पढ़ना है। ये जो पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, इन पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में, तो जो आपके वेस्टर्न घाट हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं। आप देखो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको ऐसे ब्रेक देखने को मिल रहा है। यहाँ से रिवर फ्लो हो रही हैं, यहाँ से आपकी क्या है, ये रिवर जा रही है, यहाँ से रिवर जा रही है। तो इन्होंने, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। जो वेस्टर्न घाट हैं आपके वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, सॉरी ईस्टर्न घाट। लेकिन यहाँ पर जो ये वेस्टर्न घाट हैं ये आपको कॉन्टीन्यूस देखने को मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जो वेस्टर्न घाट हैं वो कॉन्टीन्यूस होते हैं। वेस्टर्न घाट क्या होते हैं आपके, कॉन्टीन्यूस होते हैं, लगातार होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्टीन्यूस होते हैं। और अब इनको क्रॉस करना है, मुझे ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, तो अब कोई जगह तो है नहीं। जैसे यहाँ तो रिवर फ्लो हो रही है, तो मैं इधर से हम लोग जा सकते हैं रिवर के थ्रू। ठीक है, ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हमारा ये वेस्टर्न घाट कॉन्टीन्यूस है, तो हमें अगर इनको पार करना है तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे, पासेस बनाने पड़ेंगे, अपने दर्रे बनाने पड़ेंगे। तो इनको क्रॉस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें पासेस की ज़रूरत पड़ती है। पासेस के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस कर पाते हैं, पासेस के थ्रू क्रॉस करते हैं, पासेस के थ्रू क्रॉस करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके ईस्टर्न घाट से ये ऊंचे होते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ ना कि इधर की साइड रिवर, देखो आप इधर देख रहे हो ना, इधर ज़्यादा रिवर क्यों फ्लो हो रही हैं, तो इधर ज़्यादा रिवर इसलिए फ्लो हो रही है कि इधर का पार्ट ऊंचा है और इधर का पार्ट नीचा है। तो यहाँ पर जो रिवर निकलती हैं वो इधर ना आके इधर निकल जाती हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ निकल जाती हैं। तो ध्यान रखो कि जो आपके वेस्टर्न घाट हैं ये ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं। और यहाँ पर इनकी एवरेज हाइट की बात करोगे आप तो 900 से लेके 1600 मीटर है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, और इनका अगर इनकी बात करते हैं तो इनका 600 है, अभी हम करेंगे देखेंगे। ठीक है, इनका ज़्यादा है, इनका 900 से लेके 1600 मीटर तक है। और ये जो ईस्टर्न घाट है यहाँ से अगर हम देखी जाए तो जो हमारी गुजरात से तापी रिवर निकलती है ना, और यहाँ पर ये नीलगिरी हिल्स है, यहाँ तक इनका एक्सटेंशन है अगर देखा जाए तो तापी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक यहाँ पर आपकी तापी रिवर है। तो तापी तापी से होकर
तापी से होकर नीलगिरी तक जाते हैं, ऐसे लिख लो, नीलगिरी तक जाते हैं, ये लिख लिया आपने। और यहाँ पर ये जो घाट हैं, वेस्टर्न घाट हैं, 6 स्टेट से होके गुजरते हैं। कितनी स्टेट से होके? 6 स्टेट से। देखो सबसे पहले तो आपकी गुजराती हो गई, गुजरात के बाद क्या आएगा आपका? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा आपका? गोवा। ये तो सब हम पढ़ चुके हैं ना अभी, जब कोस्टल प्लेन पढ़ा के आया था मैं। गोवा, गोवा से नीचे क्या है आपका? बताओ। कर्नाटका था, जो कन्नड़ कोस्ट थी आपकी। कर्नाटका के बाद क्या है आपका? केरल है, और थोड़ा सा यहाँ पर तमिलनाडु भी लगता है, तो तमिलनाडु। तो टोटल 6 स्टेट से होके गुजरते हैं, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो वेस्टर्न घाट हैं, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, इसमें कोई हाईएस्ट पहाड़ी तो होगी, तो उस हाईएस्ट पहाड़ी का नाम क्या है? तो जो हाईएस्ट पीक है ना आपकी, वो है अनाईमुडी। ये ध्यान रखना, इस पीक की हाइट ध्यान रखना, 2695। जो ऊपर पीक बताई थी उनकी याद रखना मत रखना, लेकिन इसकी याद रखना, ठीक है। ये किस पर है? अनामलाई हिल्स पे लोकेटेड है। अनामलाई हिल्स पर लोकेटेड है, अनामलाई हिल्स पर ये लोकेटेड है। और ये इस वेस्टर्न घाट की तो है ही है, अगर इसकी भी देखूं तो सबसे ज़्यादा, अगर पूरे साउथ में अगर यहाँ की बात की जाए, इस पूरे वाले रीजन की बात की जाए, तो सबसे हाईएस्ट पीक भी है ये, इससे ऊंची कोई चोटी है ही नहीं, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, इसी पर एक और है, जो है आपकी डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है। ये लगभग 2637 मीटर है, तो ये भी कम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये कहाँ पर है? तमिलनाडु वाले रीजन में है, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये केरल वाले रीजन में है। और यहाँ पर डोडा बेटा में एक हिल स्टेशन भी है, कभी कभी पूछ लेता है ये किस स्टेट में या किस पीक पर लोकेटेड है, तो एक हिल स्टेशन भी है जिसका नाम है ऊटी। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और ये डोडा बेटा किस हिल्स पे लोकेटेड है यहाँ पर? तो ये एक नीलगिरी हिल्स है, ये वाली इधर, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। अच्छा, नीलगिरी हिल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखना, मैं बताता हूँ आपको। जो आपकी ये नीलगिरी हिल्स है ना, ये यहाँ पर आपको अलग कर, मतलब जोड़ती हैं। ये जो वेस्टर्न घाट आ रहे हैं और ईस्टर्न घाट आ रहे हैं, जो कनेक्ट करता है यहाँ पर, वो कौन सी है? नीलगिरी हिल्स ही है। तो लिख लो, कनेक्ट वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, कनेक्ट ईस्ट वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। वेस्टर्न घाट्स के बारे में अगर आपको इतना पता होगा, यहाँ से सवाल आएंगे, आप आराम से बना लोगे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ईस्टर्न घाट के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम किसके बारे में देखते हैं? ईस्टर्न घाट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्टीन्यूस है, तो ये कैसी हैं? ये डिसकॉन्टीन्यूस है। ये कैसी हैं आपकी? डिसकॉन्टीन्यूस है, मतलब लगातार नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ देखो, यहाँ के बाद यहाँ से रिवर निकल रही है, तो यहाँ पे गैप है। तो ये पहाड़ियाँ कैसी हैं? डिसकॉन्टीन्यूस है। और इसकी मेन वजह क्या है? रिवर। मेन वजह क्या है यहाँ पर? रिवर। इसका जो एवरेज एलिवेशन है, जो ऊंचाई है, जो एवरेज एलिवेशन है, वो कितना है? 600 मीटर है। ध्यान रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे उसकी हाईएस्ट पीक अनाईमुडी थी, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है यहाँ पर महेंद्रगिरी। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, महेंद्रगिरी लिखो। अगर ऑप्शन में महेंद्रगिरी दिया हो, जो कि 1510 मीटर है, तो यहाँ पर आंसर महेंद्रगिरी सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में महेंद्रगिरी ना देके जिंदागढ़ दिया हो, जिंदागढ़ दिया हो, जिसकी अभी 1690 मीटर हाइट बताई जा रही है, तो ये आंसर फिर सही होगा। देखो पहली बात तो एग्जामिनर ये हमेशा डिस्प्यूटेड रहती हैं दोनों, तो हमेशा पहली बात तो ये है कि दोनों ऑप्शन में देगा नहीं। अगर जिंदागढ़ और महेंद्रगिरी दोनों ऑप्शन में दे देगा तो जिंदागढ़ सही हो जाएगा, नहीं तो वो एक ही ऑप्शन में देता है, और ज़्यादातर महेंद्रगिरी ऑप्शन में देता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है ना, सॉरी, हाँ, जो ये वेस्टर्न घाट भी बात कर लो, और ये जो ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर अगर कभी सॉइल पूछे कि कौन सी सॉइल आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है, तो एक लेटराइट सॉइल है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लेटराइट सॉइल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो लेटराइट सॉइल है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, बेस्ट होती है प्लांटेशन क्रॉप के लिए। इसीलिए देखोगे यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको प्लांटेशन क्रॉप के लिए, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं यहाँ पर, जो वेस्टर्न घाट हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। तो आपसे सवाल बनता है डायरेक्ट कि ये हिल्स किस घाट से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ईस्टर्न घाट्स की कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट हिल्स, तो जो आपकी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जैसे सैबरॉय हिल्स हो गया, सैबरॉय हिल्स। फिर हो गया आपका एक नियमगिरी हिल्स है, नियमगिरी हिल्स, ठीक है। एक नल्ला मलाग हिल्स है, नल्ला मला हिल्स, ये नियमगिरी आपकी उड़ीसा में है। नल्ला मला हिल्स आपकी आंध्र प्रदेश में है। और एक है आपकी कोल्ली मलाई हिल्स, जो कि आपकी तमिलनाडु में है, ठीक है। और बस इतनी ही हिल्स याद रखो, ठीक है। यहाँ पर इसी के साथ हमने सारी चीज़ें अपनी कवर कर ली जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीज़न था। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न से हमारे सवाल बने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल है, द पटकई हिल्स आर पार्ट ऑफ द माउंटेन। पटकई हिल्स किस माउंटेन का पार्ट है? तो देखो, मैंने आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन के 2 लेक्चर कराए हैं। पहले लेक्चर में मैंने हिमालय के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने पूर्वांचल हिल्स पढ़ाई थी। वहाँ पर पटकई हिल्स बताई थी आपको कि पटकई हिल्स इज अ पार्ट ऑफ पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे। ना तो अभी हमने ईस्टर्न घाट में पढ़ी, ना वेस्टर्न घाट में पढ़ी, ठीक है। काराकोरम में भी नहीं पढ़ी, तो हमारा यहाँ पर आंसर पूर्वांचल हो जाएगा। मैंने जब आपको सेकेंड लेक्चर में हम ये ऑलरेडी कवर करके आ रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला भी था कुछ 2-4 क्वेश्चन जब देख लिए थे और बाद बाकी के बोले थे कि इसके जो बचे हुए लेक्चर है वो पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन हो जाएगा, तब मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद इन मैकाल हिल्स विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज डिपोजिटेड। तो अभी मैं बता के आया हूँ जो आपकी मैकाल हिल्स होती हैं जो कि सतपुरा रेंज में है, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू पर। तो यहाँ पर ये किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बॉक्साइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मौसनराम रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड, इट इज़ लोकेटेड इन विच हिल्स। तो मौसनराम भी मैं जब आपको हिमालय वाला सेकंड लेक्चर करा रहा था तो बताया था कि जो मौसनराम हिल्स हैं वो किस पर हैं? खासी हिल्स पर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश आती है, मतलब पूरी साल बारिश होती है लगभग, ये आप देख सकते हो। वो बारिश क्यों होती है जब मैं क्लाइमेट पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स लेटराइट सॉइल विच सपोर्टेड प्लांटेशन क्रॉप। तो देखो यहाँ पर कौन सा फिजिकल फीचर है जो कि लेटरेट सॉइल जहाँ पर फेमस है। देखो, एलुवियल सॉइल की बात करूँगा तो नॉर्दर्न प्लेन है, और लेटरेट सॉइल की बात करूँगा यहाँ पर तो मेरे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हो जाएंगे। तो वेस्टर्न घाट ऑप्शन में है, तो यहाँ पर मेरा ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखता हूँ मैं यहाँ पर, इन विच रीजन ऑफ बांग्लादेश डू द चकमा पीपल प्रीडोमिनेंटली लिव अमंग द कंट्रीज वेरियस इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप। ये तो मे बी हम ऑलरेडी जब हिमालय वाला हमने लेक्चर किया था, कौन सा आंसर था हमारा? चिटागोंग हिल्स ट्रैक्ट। यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा। मे बी ये जब हमने पहला लेक्चर किया था ना, वहाँ पे कंसिडर किया था जब हम इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्री कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीजन्स इज द मैक्सिमम टेम्परेचर वेरिएशन ऑब्जर्व्ड बिटवीन अ डे एंड सेम नाइट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में एक दिन और उसी रात के बीच अधिकतम तापमान भिन्नता देखने को मिलती है? तो डे एंड नाइट जब आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, डिफरेंस टेम्परेचर का जो डिफरेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो डेजर्ट वाले इलाके में मिलता है। और अगर यहाँ पर तो मैक्सिमम पूछ लिया, लेकिन यहाँ पर मिनिमम पूछ लेता तो फिर उसका आंसर कोस्टल एरिया हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में कौन सी पीक यहाँ पर लोकेटेड नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं गुरु शिखर, नंदा देवी, महेंद्रगिरी या धौलागिरी। तो देखो यहाँ पर हम किस किस के बारे में यहाँ पर पढ़ के आए हैं, अभी जो हम पढ़ के आ रहे थे। तो देखो यहाँ पर मैं गुरु शिखर बताया, ठीक है। गुरु शिखर किसकी हाईएस्ट पीक है बताओ? इंडिया में ही है। नंदा देवी हमारी इंडिया में ही है, ये तो मैं पढ़ा के भी आया था जब हिमालय पढ़ा रहा था कि ये एंटायरली इंडिया में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये हम वेस्टर्न घाट में पढ़ी आए, तो जब मुझे पता है कि ये 3 तो इंडिया में ही है मेरे भाई, तो मुझे पता होना चाहिए कि धौलागिरी इंडिया में नहीं है। ये किस में है? ये हिमालय का पार्ट है, और ये किस में है? नेपाल में है। ये चीज़ हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है हमें तीनों आंसर एकदम एग्जैक्ट पता हो। अगर हमें 3 पता है कि ये नहीं होंगे तो चौथा ऑटोमेटिकली होगा, सिंपल सी बात है।
उसके बाद अ फेमस हिल स्टेशन रानीखेत, जो रानीखेत फेमस हिल स्टेशन है, ये भी जब मैं सेकंड लेक्चर करा रहा था तब मैंने रानीखेत के बारे में पढ़ाया था। तो ये जो फेमस हिल स्टेशन है बताओ कहाँ पर है, तो ये हिमालय में है, हिमालय की जो रेंजेस हैं वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। हिमालय माउंटेन्स होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स होता है, तिब्बतन प्लेट्यू हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि हमने टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन देखे, जिसमें से 3 ये हैं लेकिन चौथा ये नहीं देखा था हमने, तो ये हमारा नहीं होगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक लेक्चर देखा उसके लिए दिल से शुक्रिया। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक। देखो, मेरे लिए आपकी फ़ीडबैक सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो प्लीज़ अपनी फ़ीडबैक शेयर करके बताओ आपको लेक्चर कैसा लगा। और देखो, अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो हमने एक पीडीएफ ग्रुप बनाया है, हमने उसमें आपको डिजिटल नोट्स की पीडीएफ देते हैं, डिजिटल नोट्स देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये डिजिटल नोट्स कैसे होते हैं अगर आपको समझना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करो अर्जुन बैच डिजिटल पीडीएफ ग्रुप, अर्जुन बैच डिजिटल नोट्स पीडीएफ ग्रुप, नोट्स पीडीएफ ग्रुप बाय डीके अग्रवाल। तो आपको कंप्लीट मैंने उसमें अर्जुन बैच पीडीएफ ग्रुप के बारे में बताया है और उन नोट्स के डेमो भी बताए हैं कि कैसी आपकी पीडीएफ होगी। तो आप वो पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी प्राइस 299 रखी है, लोएस्ट प्राइस रखी है। अब इस 299 में हम आपको क्या क्या देंगे, एक तो देखो हम कंप्लीट आपको स्टैटिक जीके करा चुके हैं आपके एग्जाम के लिए, तो उसकी हिंदी में अलग कंपाइलेशन देंगे, इंग्लिश में अलग कंपाइलेशन देंगे। साथ ही में हम हिस्ट्री के लेक्चर्स की पीडीएफ देंगे, हिंदी में अलग, क्योंकि हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हिंदी में आपको अलग कंपाइलेशन देखने को मिल जाएगी, इंग्लिश में अलग मिल जाएगी। साथ ही में आपको पॉलिटी के लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी में अलग मिल जाएगी, इंग्लिश में अलग मिल जाएगी, क्योंकि हम पॉलिटी भी कवर कर चुके हैं। अभी हमारी ज्योग्राफी चल रही है, ज्योग्राफी की अभी तो हम लेक्चर वाइज पीडीएफ दे रहे हैं। फिर जैसे आपकी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी हम उसकी कंपाइल करके कंप्लीट पीडीएफ भी दे देंगे। अपकमिंग में मैं आपको इकोनॉमिक्स कराने वाला हूँ और अदर साइंस कराने वाला हूँ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कराने वाला हूँ, इंग्लिश के ग्रामर रूल कराने वाला हूँ। तो उन सभी की पीडीएफ भी आपको सेम इसी प्राइस में मिल जाएगी, दोबारा आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में अलग प्रोवाइड कराते हैं, इंग्लिश में अलग प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे ये क्लास है थोड़ी सी इंग्लिश में ज़्यादा हो गई, लेकिन आप जब लेक्चर देखने जाओगे वहाँ प्रॉपर, सॉरी, जब आप पीडीएफ देखोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर हिंदी इंग्लिश में अलग अलग मिलेगा। ठीक है, यही कंटेंट हिंदी में भी मिलेगा सेम 100%, और यही कंटेंट आपको सेम इंग्लिश में भी मिलेगा। आपको अगर पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो आप, और आप बोल सकते हो कि आपको पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो हमारी टीम में से आपको जो टीम मेंबर हैं वो आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप 299 पे कर देना और स्क्रीनशॉट भेज देना। और जब आप स्क्रीनशॉट भेजोगे तो विदिन 24 आवर्स आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उसमें प्रीवियस जितनी भी पीडीएफ पड़ी हुई हैं सभी को आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।